आज हम बात कर रहे हैं 2025 में भारत में सोने की कीमतों के बारे में। एक जबरदस्त उछाल आया है, मतलब कीमतें ऐसी ऊंचाइयों पर हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। और इसका असर सीधा पड़ रहा है निवेशकों की सोच पर, उनकी जो निवेश की रणनीतियां हैं उन पर। हमारे पास जो जानकारी है, जो रिसर्च है, वो साफ बता रही है कि सोना अब सिर्फ मुश्किल वक्त का साथी नहीं रहा, मतलब सिर्फ एक सेफ हेवन एसेट, बल्कि जैसे जैसे बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ रहे हैं, आर्थिक माहौल बदल रहा है, सोना आज के दौर के निवेश पोर्टफोलियो का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। आज का हमारा मिशन है ये समझना कि भारत में सोने की कीमतें आखिर इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही हैं और इसका निवेशकों और बाजार के लिए मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं। ये उछाल आखिर है कितना बड़ा? 2025 में कीमतें वाकई रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, यहाँ ना कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। हाँ। एक नहीं, कई फैक्टर्स हैं। हाँ। अगर पहले दुनिया भर में देखें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व, हाँ, अमेरिका का सेंट्रल बैंक जी, उनकी नीतियों से जुड़ी जो उम्मीदें हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। बाजार मानकर चल रहा है कि 2025 में फेड कई बार ब्याज दरें घटाएगा। अच्छा। हाँ, अब सोचिए, जब बैंक आपको ब्याज कम देंगे तो सोने जैसी चीज जिससे सीधे तौर पर कोई कमाई नहीं होती, मतलब नॉन यील्डिंग एसेट, हाँ। उसे रखने का जो मौका गंवाने का घाटा है, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, वो कम हो जाता है। अच्छा, मतलब बैंक में कम मिलेगा तो सोना बेहतर लगेगा। बिल्कुल, सोना ज्यादा आकर्षक बन जाता है निवेशकों के लिए। और इसके साथ ही दुनिया में जो तनाव का माहौल है, हाँ वो तो है ही। जैसे पूर्वी यूरोप में संघर्ष चल रहा है, मध्य पूर्व में हालात स्थिर नहीं है, देशों के बीच व्यापार को लेकर भी खींचतान है, ये सब मिलकर दुनिया के बाजारों में एक अनिश्चितता, एक बेचैनी बनाए हुए हैं। सही बात है। निवेशक क्या करते हैं? वो शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेशों से पैसा निकालकर सोने जैसी चीजों में लगा रहे हैं, जिसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। हाँ, वो फ्लाइट टू सेफ्टी वाला मामला। बिल्कुल वही, सुरक्षित आश्रय की तलाश। ये तो हुई दुनिया भर की बातें, लेकिन भारत में ऐसा क्या खास हो रहा है, मतलब जो इस ग्लोबल ट्रेंड को और हवा दे रहा हो? क्या हमारे अपने घरेलू कारण भी हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। भारत के अपने कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इस उछाल को और तेज कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है, देखिए, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। ओह, रुपया। हाँ, वो तो लगातार खबरें आ रही थी। जी। अगस्त 2025 में तो रुपया गिरकर 85 रुपए 50 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच गया था। वो 14 महीने का सबसे निचला स्तर था। बाप रे! अब क्योंकि भारत हर साल इतना सोना बाहर से खरीदता है, करीब 900 टन। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये तो। बिल्कुल। तो रुपया कमजोर होने का सीधा मतलब है कि हमें सोना खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा। भले ही दुनिया में डॉलर में भाव स्थिर रहे, कमजोर रुपए की वजह से यहाँ भारत में सोना महंगा हो जाता है। समझ गया, ये तो एक बड़ा कारण हुआ। और दूसरा बड़ा घरेलू कारण है महंगाई, मुद्रास्फीति। हाँ, वो भी तो ऊंची बनी हुई है। जी हाँ, लगातार ऊंची है, करीब 6% के आसपास। जो रिजर्व बैंक का कंफर्ट लेवल है उससे ज्यादा है। अब जब महंगाई इतनी ज्यादा होती है तो आपके बैंक में रखे पैसे या एफडी जैसी चीजों की असली कीमत, खरीदने की ताकत, वो कम होती जाती है। हाँ, पैसे की वैल्यू घटती है। बिल्कुल। तो ऐसे में लोग सोने की तरफ भागते हैं। उसे महंगाई से बचाने वाला एक अच्छा हथियार माना जाता है। और हाँ, एक बात और, भारत में सोने से जो एक इमोशनल कनेक्ट है, जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, उसका भी तो रोल होगा। शादियों, त्योहारों पर सोना खरीदना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिल्कुल, भारत में सोने की जड़ें संस्कृति में बहुत गहरी हैं। ये मांग तो हमेशा रहती है। हाँ। त्योहारों और शादियों के मौसम में तो सोने की खरीद बढ़ना तय ही है। और एक दिलचस्प बात ये भी है क्या? कि आजकल जो सोना खरीदा जा रहा है उसमें से करीब 45% खरीदारी पुराने गहनों को बदलकर हो रही है, एक्सचेंज जिसे कहते हैं। अच्छा। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ। और 2025 में जो आने वाला फेस्टिव सीजन है उसमें खरीदारी का दबाव और बढ़ने की उम्मीद है, खासकर जब जीएसटी दरों में कुछ बदलाव के बाद लोगों का भरोसा थोड़ा लौटा है। तो हाँ, ये सांस्कृतिक मांग एक तरह का बेस लेवल देती है कीमतों को, जिसके ऊपर फिर बाकी वैश्विक और घरेलू कारण कीमतें बढ़ा रहे हैं। ये सब देखते हुए आगे क्या लगता है, क्या सोने की ये तेजी बनी रहेगी? निवेशक तो यही सोच रहे होंगे कि भाई अब क्या करें, कीमतें तो इतनी बढ़ गई। देखिए, बाजार के जो जानकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो सोने की कीमतों को लेकर काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, मतलब काफी बुलिश हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो?
छोटी अवधि के अनुमान देखें, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, तो ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक हाँ। भारत में सोना 1,10,000 रुपए से 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। 1,10,000, बाप रे। जी। इसके पीछे मुख्य वजह वही है, अमेरिका में ब्याज दरें और घटने की उम्मीद, और भारत में त्योहारों की मांग। और तकनीकी चार्ट्स भी यही दिखा रहे हैं। MCX पर जहां वायदा सौदे होते हैं, वहां भी 1,00,000 रुपए के ऊपर काफी मजबूती दिख रही है। अच्छा, ये तो हुई छोटी अवधि की बात। अगर थोड़ा लंबा सोचें, 5 साल आगे का। हाँ, अगर हम थोड़ा लंबा सोचें, मान लीजिए 5 साल आगे का, तो अनुमान ये है कि 2030 तक जी। कीमतें 1,40,000 से 2,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में जा सकती हैं। 1.5 लाख से 2.25 लाख। हाँ, लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि आज के जो हालात हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो बने रहते हैं या नहीं। अच्छा, और इसमें कौन से फैक्टर्स शामिल हैं? वही सब, दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब पैसे छापने की नीतियां, रुपए जैसी करेंसी में उतार चढ़ाव, और निवेशकों का जो रुझान बदल रहा है, पारंपरिक फिक्स्ड इनकम से हटकर सोने जैसी कीमती धातुओं की तरफ झुकाव, ये सब मिलकर कीमतें बढ़ा सकते हैं। दुनिया के बड़े बैंक क्या कह रहे हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स या JP मॉर्गन, क्या उनके अनुमान भी कुछ ऐसे ही हैं? हाँ, बिल्कुल। उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुमान काफी हद तक इन घरेलू अनुमानों से मेल खाते हैं। जैसे गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2026 के मध्य तक सोना $4,000 प्रति औंस तक जा सकता है। $4,000? जी। और JP मॉर्गन भी 2025 के अंत तक 3,675 और 2026 की दूसरी तिमाही तक $4,000 प्रति औंस का लक्ष्य देख रहा है। अब आप सोचिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी बढ़े और साथ में रुपया भी कमजोर होता रहे, जैसा कि हो सकता है, तो भारत में सोने की कीमतें हमारे मौजूदा अनुमानों से भी ज्यादा ऊपर जा सकती हैं। अच्छा, ये तो सोने की बात हुई। अब जरा शेयर बाजार पर इसके असर की बात करें। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि सोना चढ़ता है तो शेयर बाजार गिरता है, और उल्टा। क्या ये हमेशा सच होता है? ये रिश्ता इतना सीधा नहीं है, मतलब है तो, पर काफी जटिल है और बाजार के अलग अलग दौर में बदलता रहता है। अच्छा। हाँ, रिसर्च यही बताती है कि जब बाजार में तनाव या घबराहट का माहौल होता है, तब सोना और भारतीय शेयर बाजार अक्सर उल्टी दिशा में चलते हैं। यानी शेयर गिरते हैं और सोना चढ़ता है। हाँ, जैसे 2020 में कोरोना के समय हुआ था। बिल्कुल, उस समय और उसके बाद ये साफ तौर पर देखा गया था। लेकिन ऐसे दौर भी आते हैं जब दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा, कब? खासकर तब जब निवेशक बाजार की दिशा को लेकर थोड़ा सकारात्मक तो होते हैं, पर पूरी तरह निश्चिंत नहीं होते। और वो अपना जोखिम फैलाना चाहते हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। तब वो शेयर और सोना दोनों में पैसा लगाते हैं। तो ये कहना कि सोना और शेयर हमेशा एक दूसरे के दुश्मन है, ये पूरी तरह सही नहीं है। उनका रिश्ता बदलता रहता है। ये दिलचस्प है, मतलब जरूरी नहीं कि एक बढ़े तो दूसरा गिरे। जी हाँ। अब एक और सवाल जो दिमाग में आ रहा है, सोना इतना महंगा हो रहा है, तो क्या उन कंपनियों को फायदा हो रहा है जिनका कारोबार सोने से जुड़ा है, जैसे ज्वेलरी बेचने वाली कंपनियां या गोल्ड लोन देने वाली? ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर जवाब थोड़ा पेचीदा है। अच्छा, कैसे? कहने को तो सोना महंगा होने से इन कंपनियों को फायदा होना चाहिए, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। उदाहरण के लिए कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े ज्वेलरी बेचने वालों के शेयर देखें। सोने की इतनी तेजी के बावजूद उनके शेयर साल भर में करीब 35% तक गिर गए हैं। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि जब सोना बहुत महंगा हो जाता है तो गहनों की मांग पर असर पड़ सकता है, लोग कम खरीदते हैं। इसे डिमांड इलास्टिसिटी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ता है, मार्जिन प्रेशर जिसे कहते हैं। समझ गया। तो ज्वेलर्स के लिए सीधा फायदा नहीं है? उतना सीधा नहीं। दूसरी तरफ मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं जो सोना गिरवी रखकर लोन देती हैं। हाँ, गोल्ड लोन वाली कंपनियां। जी, उन्हें ऊंची कीमतों से सीधा फायदा होता है। वो कैसे? क्योंकि उनके पास जो सोना गारंटी के तौर पर रखा है उसकी कीमत बढ़ जाती है। इससे उनके लोन खाते ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं और वो शायद ज्यादा लोन भी दे पाए। अच्छा। तो सीधी बात यह है कि सोना महंगा होने का सीधा फायदा मुथूट जैसी गोल्ड लोन कंपनियों को ज्यादा होता है, ज्वेलर्स को उतना नहीं, क्योंकि उनके लिए मांग का भी सवाल है। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, क्या इस माहौल में जहां सोना इतना चढ़ रहा है, बाजार में घबराहट या अस्थिरता, मतलब वोलेटिलिटी भी ज्यादा दिख रही है? हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है। जब सोना तेजी से चढ़ता है तो बाजार में अस्थिरता भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि निवेशक अपने जोखिम का दोबारा आकलन करने लगते हैं।
वो सोचते हैं कि अब कहाँ पैसा लगाना सुरक्षित है। और अभी का माहौल बिल्कुल यही दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर अगस्त 2025 में लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी शेयर बाजार वाले फंड, उनमें पैसा लगाना 22% कम कर दिया। तो काफी गिरावट है ये तो। जी, जबकि उसी समय गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, हाँ, वो जो सोने में निवेश का आसान तरीका है। बिल्कुल, उनमें निवेश पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा हुआ। अच्छा। ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय निवेशक जोखिम लेने से कतरा रहे हैं और सुरक्षित माने जाने वाले सोने की तरफ जा रहे हैं। रुझान बदल रहा है। तो ये सारी जानकारी सुन के एक आम निवेशक क्या करें? मतलब क्या रणनीति अपनानी चाहिए? अपने कुल निवेश का कितना हिस्सा सोने में लगाना ठीक रहेगा? देखिए, जो पेशेवर सलाहकार होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वो आमतौर पर यही सलाह देते हैं कि एक संतुलित पोर्टफोलियो में 10 से 15% हिस्सा सोने का होना चाहिए। 10 से 15%? हाँ, बेशक ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है और आपका निवेश का लक्ष्य क्या है। जो लोग ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, कंजर्वेटिव निवेशक, वो ऐसे अनिश्चित समय में सोने का हिस्सा बढ़ाकर 15-20% तक भी कर सकते हैं। अच्छा। वहीं जो लोग ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड, वो शायद 5-10% ही सोने में रखें। ठीक है। और निवेश कैसे करें? क्या दुकान से सोने के सिक्के या बिस्किट खरीदना बेहतर है, या फिर गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे तरीके? यहाँ कई रास्ते हैं और सबके अपने फायदे नुकसान हैं। एक तरीका हो सकता है कि थोड़ा फिजिकल सोना रखें। हाँ, जैसे गहने या सिक्के। हाँ, शायद पोर्टफोलियो का 5-10% और साथ में सोने से जुड़ी अच्छी कंपनियों के कुछ शेयर्स ले ले, शायद 0.5%। अच्छा। इससे फिजिकल सोने की स्थिरता और कंपनियों के बढ़ने की क्षमता दोनों का थोड़ा संतुलन बन सकता है। हालांकि जैसा हमने देखा, कंपनियों का प्रदर्शन हमेशा सोने की कीमत के साथ सीधा नहीं जुड़ा होता। सही बात है। लेकिन आजकल देखिए, ज्यादातर छोटे निवेशकों के लिए गोल्ड ETF सबसे पसंदीदा तरीका बनकर उभर रहे हैं। हाँ, उनकी बात काफी हो रही है। क्यों? क्योंकि इनमें खर्चा कम आता है। इन्हें खरीदना बेचना, मतलब लिक्विडिटी, बहुत आसान है, स्टॉक की तरह। और सबसे बड़ी बात, फिजिकल सोने को सुरक्षित रखने की चिंता नहीं रहती। चोरी का डर, लॉकर का खर्चा, वो सब नहीं। हाँ, ये तो है। और 2025 में तो कुछ टॉप गोल्ड ETF ने 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जैसे UTI गोल्ड ETF ने साल की शुरुआत से 41.07% रिटर्न दिया। बाप रे, 41%? जी, तो ये काफी आकर्षक विकल्प हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGBs भी एक अच्छा विकल्प हैं। हाँ, सरकार वाले बॉन्ड। जी, खासकर क्योंकि उन पर सरकार ब्याज भी देती है और मैच्योरिटी पर टैक्स में भी छूट मिलती है। लेकिन उन्हें बेचना ETF जितना आसान नहीं होता, उनमें लॉक इन पीरियड होता है। समझ गया। तो ETF शायद ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। बिल्कुल। जरा आप जोखिम संभालने की बात भी कर लें। रिस्क मैनेजमेंट। कीमतें इतनी ऊंची हैं तो निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ। इसलिए एक साथ बहुत सारा पैसा लगाने की बजाय, लमसम जिसे कहते हैं, हाँ, गोल्ड फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा करके नियमित निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। अच्छा, SIP सोने में भी? जी हाँ, गोल्ड फंड्स में SIP कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको रुपये लागत औसत का फायदा मिलता है। मतलब आप हर महीने या हर तय समय पर एक निश्चित रकम लगाते हैं, तो आपको कभी सोना महंगा मिलता है, कभी सस्ता। इससे आपकी खरीद की औसत लागत ठीक रहती है। एक ही ऊंची कीमत पर फंसने का जोखिम कम हो जाता है। हाँ, ये तो SIP का क्लासिक फायदा है। बिल्कुल। एक अंदाजे के मुताबिक अगर कोई 10 साल तक गोल्ड फंड में 5,000 रुपए महीना SIP करे और मान ले 12% सालाना रिटर्न मिले, हाँ, करीब 12.5 लाख बन जाए, पर उसमें जोखिम भी ज्यादा होता है। तो सोना स्थिरता देता है। जी। एक और जरूरी बात है, टैक्स की। हाँ, टैक्स का क्या हिसाब है सोने पर? सोने के निवेश पर टैक्स के नियम शेयर बाजार से अलग हैं। अगर आप सोना खरीद कर 3 साल से ज्यादा रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। ठीक है। और उस पर होने वाले मुनाफे पर इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स लगता है, या बिना इंडेक्सेशन के 10%। ये नियम बदल सकते हैं, पर अभी करीब 12.5% जैसा लगता है प्रभावी दर। जबकि शेयरों पर अगर 1 साल से ज्यादा रखकर बेचा जाए
तो 1 लाख रुपए से ज्यादा के मुनाफे पर सिर्फ 10% टैक्स लगता है। ओह, तो टैक्स के मामले में सोना थोड़ा कम फायदेमंद है शेयरों के मुकाबले। हाँ, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इक्विटी पर टैक्स का फायदा ज्यादा है। निवेश का फैसला करते समय इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, एक और चीज, रीबैलेंसिंग मतलब अपने पोर्टफोलियो को दोबारा संतुलित करना। मान लीजिए आपने तय किया था कि आप अपने कुल निवेश का 15% सोने में रखेंगे। हाँ, लेकिन सोना इतना महंगा हो गया है कि अब वो हिस्सा बढ़कर 20% या 22% हो गया आपके पोर्टफोलियो का। अच्छा। तो पेशेवर सलाहकार कहते हैं कि जब ये हिस्सा आपके तय लक्ष्य से 5% ज्यादा हो जाए, हाँ, तो थोड़ा सोना बेचकर मुनाफा निकाल लेना चाहिए और उस पैसे को किसी और एसेट क्लास जैसे शेयर या बॉन्ड में लगा देना चाहिए जो कम हो गया हो, ताकि आपका पोर्टफोलियो वापस संतुलन में आ जाए। मतलब प्रॉफिट बुकिंग और एसेट एलोकेशन बनाए रखना। बिल्कुल, ये अनुशासन बहुत जरूरी है, खासकर जब कोई एसेट क्लास बहुत तेजी से बढ़ा हो। निवेशकों के बर्ताव में क्या कोई और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है? मतलब क्या लोग अब अलग तरीके से सोने में निवेश कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा बदलाव तो है डिजिटल सोने की तरफ रुझान। डिजिटल गोल्ड जैसे ETF। हाँ, ETF और दूसरे डिजिटल माध्यम भी। 2025 के मध्य तक अकेले गोल्ड ETF में लोगों का कुल निवेश, जिसे AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, हाँ, कुल कितना पैसा लगा है? जी, वो 60,000 करोड़ के पार चला गया। 60,000 करोड़। हाँ, और ये पिछले साल के मुकाबले 96% ज्यादा है, डबल हो गया लगभग। अरे वाह। ये साफ दिखाता है कि लोग अब फिजिकल सोना रखने की झंझट से बच रहे हैं। उन्हें आसानी से खरीदे बेचे जा सकने वाले लिक्विड डिजिटल सोने के विकल्प ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ आम निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर रहे। अच्छा, और कौन कर रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें कहते हैं, वो भी अब सोने में खूब निवेश कर रही हैं। ओह, मार्च 2025 तक के आंकड़े देखें तो गोल्ड ETF में लगे कुल पैसे का लगभग 61.4% हिस्सा इन्हीं बड़े संस्थागत निवेशकों का था। आधे से ज्यादा? जी हाँ, ये एक तरह से सोने को मान्यता देता है कि वो अब सिर्फ छोटे निवेशकों की पसंद नहीं, बल्कि बड़े प्रोफेशनल पोर्टफोलियो का भी एक अहम और जायज हिस्सा बन चुका है। ये तो वाकई बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल उन लोगों के लिए जो अब सोना खरीदने की सोच रहे हैं। कीमतें तो पहले ही बहुत ऊंची हैं, क्या अब निवेश करना सही रहेगा? कहीं देर तो नहीं हो गई? ये हमेशा $1 मिलियन क्वेश्चन होता है। देखिए, मौजूदा हालात नए निवेशकों के लिए मौके भी हैं और चुनौतियां भी। ये सच है कि कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिन वजहों से ये कीमतें बढ़ी हैं, जैसे रुपए की कमजोरी, महंगाई का डर, दुनिया भर में अनिश्चितता, वो वजह अभी भी मौजूद हैं, हटी नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। तो हो सकता है कि कीमतें आगे भी मजबूत बनी रहें। कई जानकार तो यही मान रहे हैं। लेकिन जो लोग अब इस ऊंची कीमत पर निवेश करेंगे, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। उन्हें कीमतों में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। अच्छा। बाजार अभी भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले कदमों पर, दुनिया भर की राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखे हुए है। इनसे कीमतों में हलचल हो सकती है। इसलिए शायद एक साथ मोटी रकम लगाने के बजाय, जैसे मैंने पहले कहा, SIP जैसे तरीकों से धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा हो सकता है। हाँ, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जी, इससे आप सोने के लंबे समय के रुझान का फायदा उठा सकते हैं और एकदम शिखर पर खरीदने के जोखिम यानी टाइमिंग रिस्क को भी कम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सलाह है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत में सोने की कीमतों का जो ये अभूतपूर्व उछाल है, ये कई चीजों का मिला-जुला नतीजा है। दुनिया भर में पैसों की नीति में बदलाव, हमारे अपने देश के आर्थिक दबाव जैसे महंगाई और रुपए की कीमत, निवेशकों की जोखिम लेने की बदलती सोच, और बेशक हमारी जो सांस्कृतिक पसंद है सोने के लिए। बिल्कुल। सोना अब सिर्फ तिजोरी में रखने वाली चीज या मुश्किल वक्त का साथी नहीं रहा, बल्कि आज के जमाने में अपने निवेश को फैलाने और सुरक्षित रखने की रणनीति का एक सक्रिय और जरूरी हिस्सा बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि कामयाब निवेशक अब सोने और शेयरों को एक दूसरे का दुश्मन नहीं समझ रहे, बल्कि साथी मान रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स। हाँ, भले ही मुश्किल वक्त में उनका रिश्ता उल्टा रहा हो, लेकिन एक मजबूत और टिकाऊ पोर्टफोलियो बनाने के लिए दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है, ताकि दोनों के अपने अपने फायदों का लाभ उठाया जा सके। बहुत सही कहा। एक संतुलित नजरिया जरूरी है। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी, जिस तरह से बड़ी संस्थाएं सोने को अपना रही हैं और डिजिटल तरीकों से इसमें निवेश बढ़ रहा है,
क्या ये मुमकिन है कि आने वाले दशक में सोने की भूमिका सिर्फ सुरक्षित पनागा या महंगाई से बचाव तक ही सीमित ना रहे? क्या ये दुनिया की अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, शायद व्यापार या मुद्रा प्रणाली में कोई नई और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। देखना होगा सोना आगे क्या रंग दिखाता है।